नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा स्वैच्छिक दुनिया स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्वैच्छिक दुनिया द्वारा अभी आयोजित संचालित ये ब्रज इंदिरा अभिव्यक्ति मंच हमेशा आपके समक्ष नई नई प्रतिभाओं को और उन लोगों को भी लेकर आता है जिनसे आप हमारे जो पाठकगण हैं, हमारे जो दर्शकगण हैं, वो कुछ नया सीखें। यही क्रम है जिससे हमने इस मंच का नाम अभिव्यक्ति मंच रखा है। कई बार दिमाग में आता है कि अभिव्यक्ति कैसी हो, अभिव्यक्ति ऐसी हो, इतनी सार्थक हो, जो राष्ट्र को समर्पित हो, जिसमें कुछ तत्व हो, ना राष्ट्र को समर्पित हो लेकिन तत्व हो। तत्वहीन अभिव्यक्ति का इस संसार में कोई मतलब नहीं। तो ऐसी ही तमाम अभिव्यक्तियों को लेकर यह ब्रज इंदिरा अभिव्यक्ति मंच आपके समक्ष आज फिर से एक काव्य गोष्ठी के रूप में प्रस्तुत हुआ है। आज जो प्रबुद्ध जन हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आइए मैं उनका एक एक करके आपसे परिचय कराता हूँ। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ हमारे बीच श्रवण गुप्ता जी हैं। आप DGQA में सेवारत हैं, हाथ से लिखते हैं और आज क्या सुनाएंगे वो हम लोग खुद से देख लेंगे। हमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है कि किसमें कितनी प्रतिभा है, लेकिन जिसमें जितनी प्रतिभा है आगे वही जाएगा, भविष्य में उसी के नाम का परिचय लगाने वाला है। तो मैं श्री श्रवण गुप्ता जी का स्वागत करता हूँ स्वैच्छिक दुनिया स्टूडियो में और आपसे निवेदन करता हूँ कि आपकी करतल ध्वनि से उनका उत्साह होगा। इसके बाद मैं जिनका बहुत दिनों से स्टूडियो में इंतजार कर रहा था, हमारी बड़ी बहन है श्रीमती रश्मि कुलश्रेष्ठ जी। अब हमको डॉक्टर रश्मि कुलश्रेष्ठ जी भी कह सकते हैं। हिंदी कविता की श्रेष्ठ कवयित्री रश्मि जी की रचनाएं श्रोताओं के मन मस्तिष्क में अपना प्रभाव। आप एक कुशल गृहिणी और सामाजिक कार्यकर्ता है। महोदया, मैं आपका भी अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और अपने दर्शकों को निवेदन करता हूँ कि आगे बढ़ते हैं। हमारे मध्य अशोक शास्त्री जी हैं। अशोक शास्त्री जी SBI से सेवानिवृत्त हैं। अशोक जी ने हास्य फिल्म के साथ साथ हिंदी गीतों में भी अपनी लेखनी चलाई है। नए कलाकारों को मंच देने का कार्य अशोक जी ने भली भांति किया है। बहुत सारे नामांकन आपकी ही देन है। मैं अपने स्टूडियो में महोदया का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। आदित्य कटियार साहब उपलब्ध हैं। आपका उपनाम अजीब है, लेकिन रचनाएं उतनी अजीब नहीं है। रचनाएं बहुत ही सार्थक हैं। आपकी 2 कविताएं आ गई हैं, 2 काव्य पुस्तकें आ गई हैं। हिंदी गीत गजल के सशक्त एवं समर्थ रचनाकार आदित्य जी के 2 गीत संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। सॉरी, उनका लेखन निरंतर चलता रहता है और आगे बहुत सारी पुस्तकें आपके भी प्रकाशाधीन हैं। हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं स्वैच्छिक दुनिया के माध्यम से कि आपको पुस्तकें जल्दी ही हमारे दर्शकों के साथ हो। बैंकिंग क्षेत्र से हैं आप। मैं आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगले जो मनीषी हैं, जो विशिष्ट अतिथि हैं, उनका नाम श्री अशोक गुप्ता अचानक जी होता है। अशोक जी ने हास्य फिल्म के साथ साथ वैचारिक कविताएं भी लिखी हैं। आप बैंक ऑफ बड़ौदा से सीनियर मैनेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आज हम उनके साथ अपना जो काव्य मंच है वो तो साझा करेंगे ही, लेकिन उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मेरी उनसे दूसरी तीसरी मुलाकात है, लेकिन मैंने अभी तक बहुत कुछ सीखा है और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं वो आपसे आज काव्य की कथन की जो कहन है, ये काव्य की कहन है। हमारा स्टूडियो का एक और भी मंतव्य है कि जो आपने लिखा है वो तो दर्शक पढ़ेंगे ही, वो तो पाठक पढ़ेंगे ही, लेकिन जो आप कहेंगे वो जो कहन है वो सिर्फ आप और आप ही बता सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक आज आपसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और आज जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं, उनका नाम श्री अजय कुलश्रेष्ठ जी हैं। अजय जी की कविताएं समाज के सभी वर्गों में बहुत ही सराही जाती हैं। उनकी भाषा, गद्य, भाव तथा लय श्रोताओं को बांधे रखता है। आप मुख्य सुरक्षा अधिकारी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में हैं, पुलिस विभाग से। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 2 लाइनें आपके समक्ष रखता हूँ मेरी लिखी हुई और कहता हूँ कि शक्ति एक तलवार में और एक शक्ति पतवार में, शुद्ध अगर ग्रह करना है तो शक्ति भी बंधनवार में। गर तुम में गर चेतन का डर, तुम में गर चेतन का हो, मत भटको अवचेतन में और गहो लेखनी कर में अपने कूद पड़ो अंगार में। तो शक्ति शक्तिधर खुद बन जाओ कलमों की इसरार में, कलमों की इसरार में। आज ये जो कलम की रार है, ये जो काव्य मंच सजा है, यहाँ रार तो होगी लेकिन कैसी होगी ये देखिए आज के इस एपिसोड में। मैं सीधे सीधे बुलाता हूँ हमारे बीच जो
आज के रचनाकार हैं भाई श्रवण गुप्ता जी। मैं उनको बुलाता हूँ और 2 लाइनों से उनका स्वागत करता हूँ। कहता हूँ कि पंख ही काफी नहीं है, पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। महोदय का आपका स्वागत करता हूँ आइए और अपना कार्य करें। यहाँ पर जितने भी कवि हैं सब कविता पढ़ने आए हैं और मैं भी कविता सुना रहा हूँ और आप लोग भी कविता सुन रहे हैं। प्रश्न यह है कि कविता क्या है जिसके लिए इतना सब कुछ किया जा रहा है। कविता की बहुत से कवियों ने अलग अलग परिभाषा दी है। हमारे वरिष्ठ कवि सुनील जोगी कहते हैं कि कविता वो है जिसको गाकर भगत सिंह फांसी पे झूले थे। कविता वो है जो मंदिर में गाओ तो भजन बन जाती है। कविता वो है जो दरबारों में गाओ तो चारण बन जाती है। अरे कविता वो है जो मानस बनकर घर घर में गाई जाती है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि कविता क्या है तो एक हास्य कवि का जवाब सुनना। कविता वो है, कविता वो है, कविता वो है जिसकी गलियों में हरदम घूमा करते थे। कविता वो है जिसकी गलियों में हरदम घूमा करते थे। कविता वो है जिसकी तस्वीर को अक्सर चूमा करते थे। कविता वो है जिसकी खातिर रातों में जागा करते थे। कविता वो है जिसकी खातिर रातों में जागा करते थे। कविता वो है जिसके स्कूटी के पीछे भागा करते थे। कविता वो है जिसको महंगे महंगे रेस्टोरेंट में ट्रीट दिया था। कविता वो है जिसको महंगे महंगे रेस्टोरेंट में ट्रीट दिया था। कविता वो है जिसके पहलवान बाप ने हमको पीट दिया था। कितने पापड़ बेले हमने जिसके प्यार को पाने में, कितने पापड़ बेले हमने जिसके प्यार को पाने में। अरे वो कविता है जिसके चक्कर में हम चले गए थे थाने में। थानेदार था बड़ा कसाई, थानेदार था बड़ा कसाई, लाठी डंडे से पूछ गया। थानेदार था बड़ा कसाई, लाठी डंडे से पूछ गया। नस नस में था दर्द समाया, बदन में पूरा सूज गया। मित्रों, आप लोग अखबार पढ़ते होंगे, उसमें एक कॉलम होता है आज का राशिफल। उसे केवल कुंवारे लोग पढ़ते हैं, जो शादीशुदा होते हैं बिल्कुल नहीं पढ़ते। अब शादीशुदा आदमी क्या करता है, ज्योतिषी से न कभी वो ज्ञान लेता है। शादीशुदा आदमी बहुत होशियार होता है, ज्योतिषी से न कभी वो ज्ञान लेता है। राशिफल न देखने की वो ठान लेता है। अपनी लुगाई का मुंह देख करके ही वो, अपनी लुगाई का मुंह देख करके ही वो उस दिन का भविष्य फल जान लेता। अब मैं आप लोगों को एक कुंडलिया छंद सुनाता हूं, सुनिएगा। हाला, हाला कहते हैं शराब को। हाला होती है दवा, ज्ञानी करे बखान। बूढ़ा भी पी ले अगर, तुरतय हो जवान। तुरतय हो जवान, घूमे मस्त मलंग बन। चढ़े नशा जब जोर, करे वह जमकर नर्तन। और कह सरवन कबीराय, चले जाओ मधुशाला। कह सरवन कबीराय, चले जाओ मधुशाला। खूब बनाओ पै, पियो तुम जी भर। बढ़िया है, बढ़िया। और एक छोटी सी रचना सुनाता हूं आप लोगों को। मेरी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है, सुनिएगा। मेरी जिंदगी का इतना सा फसाना है, मेरी जिंदगी का इतना सा फसाना है। उसको गुर्राना है, मुझको मिमियाना है। मेरी जिंदगी का इतना सा फसाना है, उसको गुर्राना है, मुझको मिमियाना है। टाइम से दफ्तर जाना अब तो मुश्किल है, टाइम से दफ्तर जाना अब तो मुश्किल है। बच्चों को जगाना है, खाना भी बनाना है। रात में सोने से पहले काम ये करना है, रात में सोने से पहले काम ये करना है। उसके सो जाने तक पैरों को दबाना है। पैसों में हमेशा उसकी, किसकी? पैसों में हमेशा उसकी गिद्ध दृष्टि है रहती। पैसों में हमेशा उसकी गिद्ध दृष्टि है रहती। जितना भी कमाना है
सब उसे थमाना है। अब इस रचना की अंतिम 2 पंक्तियां देखिए। घूंट अपमान का हरदम पीते ही जाना है, घूंट अपमान का हरदम पीते ही जाना है, सिर को झुकाना है, बेलन भी खाना है। और आखिरी में एक मुक्तक हो, मैं इतना परेशान हो गया हूं अपनी शादीशुदा जिंदगी से कि ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ विनती करता हूं काम हमारा कर दे, हाथ जोड़ विनती करता हूं काम हमारा कर दे, पतझड़ जैसे जीवन को मधुमार द्वारा कर दे, ऐसा एक अनोखा पंडित धरती में तू भेज, ऐसा एक अनोखा पंडित धरती में तू भेज, जो उल्टी भावर डलवा कर हमें कुंवारा कर दे, उल्टी भावर डलवा कर हमें कुंवारा कर दे। धन्यवाद। जो उल्टी भावर करके फिर हमें कुंवारा कर दे, ऐसा कोई मंत्र मिले भैया तो पहले हमको बता देना। सबसे पहले हमको बता देना, बाकी लाइन में रहे। और अगर मंत्र मिल गया, अगर ये मंत्र मिल गया तो मैं पक्का कहता हूँ कि फिर जिंदगी में कुछ करने की जरूरत नहीं है, सबसे बाबाओं के बाबा बन जाएंगे और धनवानों के धनवान। तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस रचना के लिए। आप आगे जाएंगे। मैंने तो कहा था कि जो है आगे जाने के लिए किसी विशेष मंत्र की आवश्यकता नहीं है, जो खुद का जो कॉन्फिडेंस होता है वो हमें बहुत आगे लेके जाता है। तो आप में कॉन्फिडेंस भी था, मैं बहुत बधाई देता हूँ। कविता की एक बात करी आपने, कविता का शुरुआत में बात करी थी, तो 2 लाइनें मेरी लिखी हुई हैं। मैं कहता हूँ कि कविता का कोई मतलब हो, कुछ दर्शन हो, आकर्षण हो, सुन देश धरा पर मर जाए, देश धरा पर मिट जाए, सुन कविता मन में घर्षण हो। तो मैं वहां से सोच रहा था कि कविता को कनेक्ट करूंगा, पर इन्होंने कविता और शारदा और कमला पसंद कुछ ऐसे नाम ले लिए, तो मुझे लगा कि जो है वो बात कहीं की कहीं चली गई। खैर, फिर से आपको बहुत बधाई देता हूँ कि आपने अच्छा सा काव्य पाठ किया स्टूडियो में। और अब मैं सीधे अगले कवि को बुलाता हूँ, क्योंकि हमारे पास समय भी कम है और सबको सुनना भी है हमको। अगले कवि के रूप में हमारे मध्य हैं श्री आदित्य कटियार जी, अजीब जिनका उपनाम है। मैं चाहता हूँ उनको बुलाता हूँ कि आए और अपना काव्य पाठ करें। 2 लाइनों से आपका स्वागत करता हूँ कि एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी दहक अंगार बनती है, और जो सदा रौंदी गई बेबस समझकर एक दिन मिट्टी वही मीनार बनती है। तो आइए और अपना बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। अभी मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि अध्यक्ष जी और विशिष्ट अतिथि, साथ में हमारे और साथी आदरणीय कुलश्रेष्ठ जी, जिनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। मैं इसी के साथ आपको एक मुक्तक से अपनी बात कहना चाहता हूँ कि अजीब क्यों है। तो उस पर एक अजीब बात यह है कि मन में जो आया लिखता हूँ, मन में जो आया लिखता हूँ, और जो दिखता है वह लिखता हूँ। मन में जो आया लिखता हूँ, जो दिखता है वह लिखता हूँ, दुनिया वाले यही समझते, सोच समझ कर मैं लिखता हूँ। दूसरा ये कि कोरे कागज पर लिखता हूँ, कोरे कागज पर लिखता हूँ, जो दिखता है वह लिखता हूँ, इधर उधर कितना मन घूमे, इधर उधर कितना मन घूमे, सच कहता हूँ सच लिखता हूँ। क्या बात, सच कहता हूँ सच लिखता हूँ। यही कवि की पहचान है। अब जैसा कि आपने परिचय दिया कि हम थोड़ा एक गजल आपके सामने रखता हूँ, तहत में रखूंगा कि ज़्यादातर गजल में श्रृंगार होता ही है, और कुछ श्रृंगार में है कि छोटी बहन की गजल है कि मीठा मीठा प्यार लिखोगे, मीठा मीठा प्यार लिखोगे, आखिर कितनी बार लिखोगे, मीठा मीठा प्यार लिखोगे, आखिर कितनी बार लिखोगे, और बातें ज्यादा तुम करते हो, बातें ज्यादा तुम करते हो, मुझको पहली धार लिखोगे। क्या बात है। और दुनियादारी कुछ तो समझो, दुनियादारी कुछ तो समझो, कैसे तुम संसार लिखोगे, कैसे तुम संसार लिखोगे, और कामों में तुम व्यस्त बहुत हो, कामों में तुम व्यस्त बहुत हो,
कैसे तुम इतवार लिखोगे, वाह कैसे तुम इतवार लिखोगे। और जुर्म तुम्हारे जुर्म बहुत संगीन तुम्हारे, जुर्म बहुत संगीन तुम्हारे, खुद को थानेदार लिखोगे। जुर्म बहुत संगीन तुम्हारे, जुर्म बहुत संगीन तुम्हारे, खुद को थानेदार लिखोगे। और अपनी बातें सीधी सच्ची, अपनी बातें सीधी सच्ची, मेरी तुम अंगार लिखोगे। क्या बात है, मेरी तुम अंगार लिखोगे। बढ़िया, अजीब है, अजीब है। और घूम रहे हो बिल्कुल खाली, घूम रहे हो बिल्कुल खाली, हमको तुम बेकार लिखोगे। क्या बात है। हमको तुम बेकार लिखोगे। इसी के साथ एक और गजल छोटी सी रखता हूं कि कितने हो मासूम बताना मुश्किल है, कितने हो मासूम बताना मुश्किल है। अच्छा कितने हो मासूम बताना मुश्किल है, और कितना हूँ मजलूम बताना मुश्किल है। कितना हूँ मजलूम बताना मुश्किल है। और फैली खुशबू आज चमन में जुदा जुदा, फैली खुशबू आज चमन में जुदा जुदा, कैसा है परफ्यूम बताना मुश्किल है। कैसा है परफ्यूम बताना मुश्किल है। फैली खुशबू आज चमन में जुदा जुदा, और कैसा है परफ्यूम बताना मुश्किल है। और रातों दिन गुलजार हुए गुलशन गुलशन, रातों दिन गुलजार हुए गुलशन गुलशन, खूब मची है धूम बताना मुश्किल है, खूब मची है धूम बताना मुश्किल है। और देखिए कि बैठे बैठे ख्वाबों में खो जाता हूँ, बैठे बैठे ख्वाबों में खो जाता हूँ, बैठे बैठे ख्वाबों में खो जाता हूँ, क्या क्या लेता चूम बताना मुश्किल है, क्या क्या लेता चूम बताना मुश्किल है। और सपनों की दुनिया में टहला करता हूँ, सपनों की दुनिया में टहला करता हूँ, सपनों की दुनिया में टहला करता हूँ, कितना लेता घूम बताना मुश्किल है। और देखिए राजू जी, एक आपको समर्पित है कि नजरों से नजरें ही बातें करती हैं, नजरों से नजरें ही बातें करती हैं, तुमको क्या मालूम बताना मुश्किल है, तुमको क्या मालूम बताना मुश्किल है। और आखिरी शेर है कि दिल की धड़कन धक धक अब ना करती है, दिल की धड़कन धक धक अब ना करती है, लगता दिल मरहूम बताना मुश्किल है, लगता दिल मरहूम बताना मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात, अजीब जी बहुत ही अच्छी गजल, बहुत ही अच्छी रचना। और सबको लोग कहते हैं ना वाह वाह, मैं तो वहाँ बैठे बैठे भी कह रहा था अजीब है, अजीब है, अजीब है, अजीब है, अजीब है। तो और इस अजीब में मुझे जो अजीब लगा वो ये लगा कि देखिए वो आए, उन्होंने भी थानेदार की बात की, आप आए, आपने भी थानेदार की बात की, और थानेदार साहब बैठे, इसका मतलब है कि आज थाने का असर है। ये लाइट डिटेक्टर का टेस्ट है कि मशीन बैठी है तो सब कुछ ना कुछ बोलेंगे। और दूसरी जो अजीब बात मुझे लगी वो भी आपके सामने कहता हूँ, ये समझिए, ये बड़े खतरनाक इंसान है। अजीब कहते हैं कि बैठे बैठे ख्वाबों में खो जाता हूँ, बैठे बैठे ख्वाबों में खो जाता हूँ, और क्या क्या लेता चूम बताना। अरे भैया ये साधारण बात नहीं है, आप ट्रेन के डब्बे में जा रहे हैं, बगल में मुस्लिम महिला वगैरह कोई बैठी हुई है तो दंगा करवा मानी, ये ख्वाबों में खो गए तो भाई बहुत, लेकिन फिर भी अजीब है, अजीब है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इंटरटेनिंग, बहुत मनोरंजन करेंगे हमारे दर्शक आपकी इन कविताओं को सुन के, आपकी इन रचनाओं को सुनकर। और अजीब जी ने इससे पहले भी कविता पाठ करा था, तो हमारे दर्शकों ने बहुत ही अपना कमेंट, अपना प्यार इनको दिया, और हमसे कहा भी था कि इनको फिर से बुलाइए। उसी क्रम में आज इनको जो है हम लोगों ने फिर से यहाँ पे आमंत्रित किया है। आशा है कि आज भी दर्शक भली भांति जो है मनोरंजन को करेंगे और अपना कमेंट के रूप में हमें बताएंगे कि आपकी रचना कैसी लगी। चलिए अगले कवि की ओर चलते हैं। अगली कवि कोई और नहीं, हमारी बड़ी बहन रश्मि कुलश्रेष्ठ जी हैं। मैं 2 लाइनों से आपको बुलाता हूँ, आपको आवाज देता हूँ और कहता हूँ कि तेरे बारे में एक नया इतिहास लिखा जाएगा, तेरे बारे में एक नया इतिहास लिखा जाएगा, आंख में पानी नहीं अब आग लिखा जाएगा। आइए आवाज देते हैं रश्मि कुलश्रेष्ठ। माँ शारदे को नमन करती हूँ और मंच पे उपस्थित गुणी जनों को नमन करती हूँ।
और अभी अजीत जी ने बड़ा अच्छा माहौल बनाया, तो मैं भी उसी माहौल से लेके मैं एक मुक्तक से अपनी बात शुरू करती हूँ कि मन का मौसम था जिसमें सुहाना हुआ, मन का मौसम था जिसमें सुहाना हुआ, उस गली से ही रिश्ता बेगाना हुआ, उस गली से ही रिश्ता बेगाना हुआ। अब तो खिड़की ही उस घर की खुलती नहीं, जब से उस घर में एसी का आना हुआ, जब से उस घर में एसी का आना हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आजकल के युवाओं की, आजकल के दौर की परेशानी है। और एक और मैं मुक्तक रखती हूँ कि गगन भी नाप लेती है, ज़मीं भी नाप लेती है, परखने का हुनर आता वो सब कुछ जांच लेती है। गगन भी नाप लेती है, ज़मीं भी नाप लेती है, परखने का हुनर आता वो सब कुछ जांच लेती है। चहकती थी जो गौरैया वो हो जाती बहुत गुमसुम, जब आंगन में उदासी की नमी को भाप लेती है, जब आंगन में उदासी की नमी को भाप लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक गजल रखना चाहूंगी कि वही पुरानी आदत लेकर बैठ गए, वही पुरानी आदत लेकर बैठ गए, वही पुरानी आदत लेकर बैठ गए, जाने कितनी नफरत लेकर बैठ गए, जाने कितनी नफरत लेकर बैठ गए, और जाने क्या क्या लेकर सब मिलने आए, जाने क्या क्या लेकर सब मिलने आए। हम तो सिर्फ मोहब्बत लेकर बैठ गए, हम तो सिर्फ मोहब्बत लेकर बैठ गए, वही पुरानी आदत लेकर बैठ गए। और शेर देखिएगा कि हमसे तो कुछ हाल हमारा ना पूछा, हमसे तो कुछ हाल हमारा ना पूछा, तुम तो अपनी शोहरत लेकर बैठ गए, तुम तो अपनी शोहरत लेकर बैठ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर देखेगा कि मजबूरी में उसने हाथ फैलाया वो, अपनी बड़ी जरूरत लेकर बैठ गए, अपनी बड़ी जरूरत लेकर बैठ गए। और शेर है कि 4 कदम चलना भी गैर मुनासिब है, 4 कदम चलना भी गैर मुनासिब है, हम मंजिल की हसरत लेकर बैठ गए, हम मंजिल की हसरत लेकर बैठ गए, वही पुरानी आदत लेकर बैठ गए। और अभी युद्ध की विभीषिका पे मैंने लिखा है कि कैसा पस मंजर है, आग लगी हर सू,
कैसा पस मंजर है, आग लगी हर सू। बच्चे बच्चे मन में दहशत लेकर बैठ गए, बच्चे मन में दहशत लेकर बैठ गए। और शेर देखेगा कि सुख दुख तो आते रहते हैं जीवन में, सुख दुख तो आते रहते हैं जीवन में। तुम तो यारा किस्मत लेकर बैठ गए, तुम तो यारा किस्मत लेकर बैठ गए, वही पुरानी आदत लेकर बैठ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिएगा शेर, एक शेर बतौर खास कि पेड़ कटा तो पंछी सब मिलकर रोए, पेड़ कटा तो पंछी सब मिलकर रोए, जड़ से अपनी निस्बत लेकर बैठ गए, जड़ से अपनी निस्बत लेकर बैठ गए, वही पुरानी आदत लेकर बैठ गए। और दिखेगा शेर कि खाने को मोहताज लोग हैं बस्ती में, खाने को मोहताज लोग हैं बस्ती में, पाठ पढ़ाने कसरत लेकर बैठ गए, पाठ पढ़ाने कसरत लेकर बैठ गए। और शेर देखेगा कि नजरें बदली तुरंत नजरिया तुम बदलो, नजरें बदली तुरंत नजरिया तुम बदलो, क्या रोनी सी सूरत लेकर बैठ गए, क्या रोनी सी सूरत लेकर बैठ गए, वही पुरानी आदत लेकर बैठ गए। और मक्ते का शेर दिखेगा कि गुजरेंगे वो आज, अब मैं मुख्य अतिथि जी को मैं नजर कर रही हूँ ये शेर, कि गुजरेंगे वो आज इधर जब से जाना, गुजरेंगे वो आज इधर जब से जाना, रश्मि हम गुल निकहत लेकर बैठ गए, रश्मि हम गुल निकहत लेकर बैठ गए, वही पुरानी आदत लेकर बैठ गए। बहुत ही अच्छी रचना, बहुत बधाई आदरणीय। वही पुरानी आदत लेकर बैठ गए, हम तो सिर्फ मोहब्बत लेकर बैठ गए। मुझे पता था कि मुख्य अतिथि जी को ही समर्पित रचना है। ये जैसे ही आपने कहा वही पुरानी आदत लेकर बैठ गए ना, तो हम समझ गए। और देखिए अंतिम में मक्ते के शेर में आपने ये बात कही थी, और उस पर भी शास्त्री जी कह रहे थे कि नहीं जगह छोड़ दो। उसने भी शास्त्री जी ने कहा, तो मैंने तुरंत बोल दिया था, लेकिन देखिए बात निकल के आ गई। तो बहुत बहुत बधाई, उनकी अपने चरम पे पहुंच रही है। अच्छी अच्छी रचनाएं हमको सुनने को मिल रही हैं। तो आइए अब हम इस रचनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं, रचना पाठ को आगे बढ़ाते हैं। और अब मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ हमारे मध्य जो वरिष्ठ हैं श्री अशोक शास्त्री जी को। अशोक जी, मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम है। हम जैसे जो नवानपुर हैं उनको कुछ सिखाते भी हैं, बताते भी हैं, आगे भी बढ़ाते हैं। मैं आवाज़ देता हूँ कि आइए, और दो पंक्तियां आपके सामने कहता हूँ, हामिद कारपुरी जी की लिखी हुई है। वो कहते हैं कि सब रहे मिलजुल, यही आपका भी थीम है, यही आपका उद्देश्य भी है कि सब रहे मिलजुल, सभी को दर्द से छुट्टी मिले। सब रहे मिलजुल, सभी को दर्द से छुट्टी मिले। इस तरह का अब यहाँ दस्तूर होना चाहिए। तो आइए मैं मैं हाशिर और गीत पर मैंने कुछ काम किया है। तो एक मुक्तक आज तक पढ़े गए हैं, एक मुक्तक पढ़े दे जाऊँ फिर रचना कि गाँव गली में मचता रहता अक्सर ही ये शोर प्रिय, इसीलिए वह जगता रहता घुसना आए चोर प्रिय। गाँव गली में मचता रहता अक्सर ही ये शोर प्रिय,
इसीलिए मैं जगता रहता गुस्सा आए छोड़ प्रिय। मीठी नींद बहुत आती है जब होती है भोर प्रिय। उसी समय तुम आकर मुझको देती हो झकझोर प्रिय। उसी समय तुम आकर मुझको देती हो झकझोर प्रिय। और एक गीत मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी हमारे देश में मातृ दिवस मनाया गया, मदर्स डे। जबकि हमारी भारतीय परंपरा में ये है कि माता का तो हर दिन है, जिसने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया। तो हमारे देश में माता के लिए एक जो श्रद्धा का भाव है, तो मातृ दिवस नहीं है, पूरे वर्ष पूरा जीवन पर्यंत माता के स्मरण। ये रचना माँ तीरथ है, माँ चंदन है, गंगा सी माँ पावन। धरती माँ सी अपनी माँ भी होती है मन भावन। देख देख कर मुस्काए वो शिशु का रूप सलोना। इधर उधर से कर ना जाए कोई जादू टोना। पहले झिड़के फिर पुचकारे अपने गले लगाए। हाथ पकड़कर अपने पैरों को चलना सिखलाए। जाने कैसे पढ़ लेती थी मेरी गहन उदासी। इसी वजह से रह जाती माँ उस दिन भूखी प्यासी। यहाँ वहाँ से ले आती थी अगड़म बगड़म चीजें। मेरी बाह गले में बांधे कुछ गंडा का बीज। मंदिर मंदिर जाकर पूजे वो सारी प्रतिमाएं। हाथ जोड़कर मेरे खातिर मांगे रोज दुआएं। जाने कितने चक्रव्यूह थे रहते उसको घेरे। फिर भी भजन कीर्तन करती उठकर सुबह सवेरे। वो कोई कि बूढ़ी माँ को जाने कितने चक्रव्यूह थे रहते उसको घेरे। फिर भी भजन कीर्तन करती उठकर सुबह सवेरे। बूढ़ी माँ को पूरे घर की चिंता रोज सताए। अपने जर्जर दो कंधों पर सारा बोझ उठाए। मंगल उत्सव में देती थी वही ढोल पर थापे। दीवारों पर अब भी अंकित है हल्दी के छापे। चाहे जितने पास दूर हो उसके बेटी बेटे। अपने बूढ़े दो हाथों से घर परिवार समेटे। कभी गलतियां कर जाता बिन आगा पीछा सोचे। दुनिया बहुत रुलाए केवल माँ ही आंसू पोंछे। भावों की गहराई देखी चिंतन की ऊंचाई। माँ के आंचल में हो जैसे दुनिया एक समाई। भावों की गहराई देखी चिंतन की ऊंचाई। माँ के आंचल में हो जैसे दुनिया एक समाई। इस दुनिया में नहीं है लेकिन फिर भी राह दिखाती। मेरे सपनों में आकर के वो मुझको दुलराती। माँ की हम तस्वीर निहारे बैठे मन को मारे। इस दुनिया में कौन हुआ जो माँ का कर्ज उतारे। माँ की हम तस्वीर निहारे बैठे मन को मारे। इस दुनिया में कौन हुआ जो माँ का कर्ज उतारे। माँ तीरथ है, माँ चंदन है, गंगा सी माँ पावन। धरती वासी अपनी माँ भी होती है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया रचना। माँ के ऊपर जब भी कोई पढ़ता है तो हमको पूर्ण विश्वास है कि सबको अपनी माँ और सबको वही बचपन का परिदृश्य नजर आ जाता है। सबको लगता है कि अब हमें भी यही या इसी तरह की एक रचना लिखनी चाहिए, इसी तरीके की रचना पढ़नी चाहिए। जब भी मैं ये रचना पढ़ता हूँ मैं भी भावविभोर हो जाता हूँ। बहुत बधाई आपको आदरणीय, आपको सुनना हमेशा ही अच्छा लगता है। आपकी कहन भी इतनी ही अच्छी है, तो मैं पुनः आपको बधाई देता हूँ। और चलते हैं इस काव्य गोष्ठी के चरम पे। जो शेष है वो बहुत ही विशेष है। मैं आदरणीय अशोक गुप्ता अचानक जी को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और अपना रचना पाठ करें। 2 लाइनों से आपका स्वागत करना चाहता हूँ। हामिद कानपुरी जी की ही 2 लाइनें हैं। वो कहते हैं कि खुद को झकझोर कर निकल जाओ। खुद को झकझोर कर निकल जाओ, सब वहीं छोड़ कर निकल जाओ। और देर तक मत रुको यहाँ, लेकिन सिलसिला जोड़ कर निकल जाओ। आइए आपका स्वागत। और श्री राजीव मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो इतने सुंदर काव्य का एक हिस्सा मुझे बनने का आज सौभाग्य मिला। अभी हमारे आदरणीय शास्त्री जी
माँ के चरणों में कुछ पुष्प अर्पित कर रहे थे। तो पहली 4 पंक्तियाँ मैं माँ के प्रति अर्पित करके इसके बाद अपनी रचना पढ़ता हूँ। माँ तुमने आकार दिया है, माँ तुमने आकार दिया है, वाणी को विस्तार दिया है। माँ तुमने आकार दिया है, वाणी को विस्तार दिया है, खुद तकलीफों को सह करके मेरा रूप निखार दिया है। माँ तुमने आकार दिया है, वाणी को विस्तार दिया है, खुद तकलीफों को सह करके मेरा रूप निखार दिया है। माँ मेरी भगवान तुम ही हो, वेद शास्त्र का ज्ञान तुम ही हो। माँ मेरी भगवान तुम ही हो, वेद शास्त्र का ज्ञान तुम ही हो, और तुमने ही चलने फिरने का जीने का संस्कार दिया है। तुमने ही चलने फिरने का जीने का संस्कार दिया है। माँ तुमने आकार दिया है, माँ तुमने आकार दिया है। दिखाई भी लगता आगे कुछ है ही नहीं जीवन में, और कई बार ऐसा लगने लगता है कि नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, सारे रास्ते खुले हुए हैं, और जीवन का जो क्रम है वो अनवरत ऐसे ही चलता रहता है। 4 पंक्तियां जीवन दर्शन की। बिजली की गर्जन सुनकर ये लगा कि बादल फट जाएगा। बिजली की गर्जन सुनकर ये लगा कि बादल फट जाएगा, और सूरज की लाली देखी तो लगा अंधेरा हट जाएगा। बिजली की गर्जन सुनकर ये लगा कि बादल फट जाएगा, और सूरज की लाली देखी तो लगा अंधेरा हट जाएगा। और जरा देर में लगने लगता है जैसे वसुधा का आंगन ऊपर, जरा देर में लगने लगता है जैसे वसुधा का आंगन, इंद्रदेव के अहंकार से ऊपर वृष्टि से फट जाएगा। पूछ रहा हूँ मन में मन से, पूछ रहा हूँ मन में मन से, कि मन को ऐसा क्यों लगता है, इसी प्रश्न को सुलझाने में सारा जीवन कट जाएगा। इसी प्रश्न को सुलझाने में सारा जीवन बहुत अच्छा। एक रचना और लेता हूँ, क्योंकि आदरणीय मिश्रा जी ने राष्ट्रीयता राष्ट्र धर्म की बात की है। जैसा कि अभी रश्मि जी ने कहा कि बारूद के ढेर पर पूरा विश्व भरा हुआ है, स्थितियां कम क्या वो नहीं है। तो एक रचना मेरी बड़ी पूरी रचना है जी। कल तक कितने महक रहे थे चिड़ियों जैसे चहक रहे थे, कल तक कितने महक रहे थे चिड़ियों जैसे चहक रहे थे, पर घर में क्या हुआ तुम्हें जातिवाद की बदला पीकर, क्यों पग पग पर बहक रहे हो, अरे चंदा जैसे शीतल थे जो अंगारों से दहक रहे हो। चंदा जैसे शीतल थे क्यों अंगारों से दहक रहे हो। मंदिर मस्जिद का हल जलती आग नहीं है, मंदिर मस्जिद का हल जलती आग नहीं है, मानव की मानव से खूनी खाक नहीं है। और धर्म की परिभाषा 2 पंक्तियों में दी है खुर्शीद जी, कि मंदिर मस्जिद का हल जलती आग नहीं है, मानव की मानव से खूनी खाक नहीं है। और धर्म शांति का मार्ग और सुख का झरना है, यह मांसाहारी गिद्धों का बाग नहीं है। धर्म शांति का मार्ग और सुख का झरना है, यह मांसाहारी गिद्धों का बाग नहीं है। मानवता को नंगा करना किसी धर्म में नहीं लिखा है, मानवता को नंगा करना किसी धर्म में नहीं लिखा है, अपने घर में दंगा करना किसी धर्म में नहीं लिखा है। और तुम्हें बनाते समय स्वयं ऊपर वाले ने खोद खोद कर नाम जाति का किसी धर्म में नहीं लिखा है। मानवता को नंगा करना किसी धर्म में नहीं लिखा है, अपने घर में दंगा करना किसी धर्म में नहीं लिखा है। तो तुम्हें बनाते समय स्वयं ऊपर वाले ने खोद खोद कर नाम जाति का किसी जन्म में नहीं लिखा है। जाति भेद का बीज यहाँ तुमने बोया है, मानवता का अर्थ यहाँ तुमने बोया है। बहुत अच्छी समझ। जाति भेद का बीज यहाँ तुमने बोया है, मानवता का अर्थ यहाँ तुमने बोया है। तो अगर नहीं विश्वास जरा इतिहास उठा लो, फूट फूट कर धर्म यहाँ तुमसे रोया है, फूट फूट कर धर्म यहाँ तुमसे रोया है। और आह्वान कर रहा हूँ कि तुम चाहो तो अपना धर्म बचा सकते हो, तुम चाहो तो अपना धर्म बचा सकते हो, मानवता का उपमान भर महका सकते हो। मानव का मानव की खातिर धर्म यही है, ईश्वर की सच्ची पूजा का मर्म यही है। तुम चाहो तो निर्दोषों की जान बचा लो, तुम चाहो तो निर्दोषों की जान बचा लो, तुम चाहो तो गीता और कुरान बचा लो, और तुम चाहो तो मानव की पहचान बचा लो, और तुम चाहो तो जल का हिंदुस्तान बचा लो, तुम चाहो तो जल का हिंदुस्तान बचा लो, तुम चाहो तो जल का हिंदुस्तान बचा लो। एक रचना और अनुमति हो। तुमने कभी भूख से बिलखते लोगों की आवाजें तुमने
सुनी है कभी भूख से बिलखते लोगों की आवाजें? शायद नहीं, क्योंकि तुम्हारे कान सिर्फ वक्त की पच्चास सुनते रहे हैं और तुम दौड़ रहे हो वक्त के पीछे पागलों की तरह, मगर तुम्हारी उड़ान वक्त का पीछा नहीं कर सकती और तुम शायद भटक रहे हो पीछा करते करते। पड़ोसी के मुन्ने की चीखें सुनकर तुम्हारी नींद में व्यवधान जरूर हो रहा है। पड़ोसी के मुन्ने की चीखें सुनकर तुम्हारी नींद में व्यवधान जरूर हो रहा है, मगर तुम्हें नहीं मालूम कि वो बेचारा लगातार पीने से भूखा सो रहा है। पड़ोसी के मुन्ने की चीखें सुनकर तुम्हारी नींद में व्यवधान जरूर हो रहा है, मगर तुम्हें नहीं मालूम कि वो बेचारा लगातार पीने से भूखा हो रहा है। तुम नहीं देख सकते उसके उधर में जलती हुई आग, तुम नहीं देख सकते उसके उधर में जलती हुई आग, क्योंकि तुम्हारी विवेक की आंखों पर स्वास्थ्य का जाला लगा हुआ है। तुम नहीं देख सकते उसके उधर में जलती हुई आग, क्योंकि तुम्हारी विवेक की आंखों पर स्वार्थ का जाला लगा हुआ है। और तुम नहीं जानते अभाव की परिभाषा, क्योंकि तुम उनकी पसीने की कमाई पर तुम्हारे अधिकार का ताला लगा हुआ है। तुम नहीं जानते अभाव की परिभाषा, क्योंकि उनकी पसीने की कमाई पर तुम्हारे अधिकार का ताला लगा हुआ है। शायद तुम नहीं पहचान सकते उनके दिल में छिपा हुआ दर्द जी, शायद तुम नहीं पहचान सकते उनके दिल में छिपा हुआ दर्द, और अब पहचानने की कोशिश भी न करना, क्योंकि तुम वक्त के साथ बदलते बदलते इतने बदल चुके हो कि अपने आप को भी नहीं पहचान सकते, अपने आप को भी नहीं पहचान सकते, अपने आप को भी नहीं पहचान सकते। धन्यवाद। शैक्षिक दुनिया द्वारा आयोजित इस काल उत्सव में बहुत सारे रचनाकारों ने भिन्न भिन्न विषयों को उठाया, भिन्न भिन्न रंगों को प्रस्तुत किया, और मैं जिस रचनाकार को आमंत्रित कर रहा हूँ उनको प्रस्तुत करने के लिए भाई रामावतार त्यागी की दो पंक्तियाँ मुझे इसमें आ रही हैं कि हर महफिल का सरगम कैसे बन जाते हम, रंगों की बात अलग, खुशबू की खास दुनिया। राजू मिश्र जी की रचनाएं की जो खुशबू है, जो गंध है, पूरे वातावरण को सुवासित कर रही है। मैं चाहता हूँ कि वे आएँ, और इधर उन्होंने जो रचनाएं लिखी है वो यूट्यूब के माध्यम से और बहुत सारी वीडियो के माध्यम से बहुत लोकप्रिय हुई है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पूरे सम्मान के साथ भाई राजू मिश्र जी को वे आएँ और अपनी नवीनतम रचना के साथ हमारे मित्रों को और श्रोताओं को सम्मिलित करेंगे इस अपेक्षा के साथ, इस आशा के साथ। धन्यवाद आदरणीय अशोक जी। जब आप जैसे वरिष्ठ लोग हम जैसे कनिष्ठों की तारीफ करते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। कल किसी से बात हो रही थी कि कोई रचना पुरानी नहीं होती, हाँ जिस प्रकार के श्रोता वर्ग होते हैं उस तरह से वो रचना अपना भाव प्रकट कर देती है। तो आज नवीन नहीं सुनाऊंगा, लेकिन सुनाऊंगा वही जो आज नवीन रहे। तो आप बैठे हैं आदरणीय मुख्य अतिथि जी जो विभाग से हैं, अशोक जी बैठे हैं, अशोक शास्त्री जी हैं, आदित्य जी हैं, रश्मि जी हैं, भाई श्रोवन जी। बात हो रही थी देश की, बारूद की, लड़ाई की। देखिए कुछ पंक्तियां हैं दिमाग में, पहले लिखी थी लेकिन मुझे लगता है कि आज भी वो समीचीन होंगी। कविता सुनाता हूँ आपको और कहता हूँ कि कैसी सेखी कैसी शान, कैसी सेखी कैसी शान बिक रहा है हिंदुस्तान, कैसी सेखी कैसी शान बिक रहा है हिंदुस्तान, रहा न इंसान में ईमान बस बिक रहा है हिंदुस्तान। बातें चाहे बहुत बड़ी, नेता हो चाहे जनता हो सब चाहे केवल पैसा, नेता हो चाहे जनता हो सब चाहे केवल पैसा, और पूरी दुनिया घूम के आया कोई मिला नहीं इनके जैसा, अपनी अपनी मक्कारी से बेचे सब अपना ईमान, कैसी सेखी कैसा शान बिक रहा है। और देखिए कि कोई मजहब नाम से बेचे, कोई नेतागिरी से, कोई मजहब नाम से बेचे, कोई नेतागिरी से, कोई घोटाला करके और कोई दादागिरी से, सबके पास है ढेरों ज्ञान, बेचे सब मिल हिंदुस्तान, कैसी सेखी कैसा शान, कैसी सेखी कैसे शान बिक रहा है हिंदुस्तान। और कहता हूं कि गर गांधी होते देख के रोते देश की ऐसी दीन दशा, आज गांधी की भी बुराई करने वाले पैदा होंगे।
तो अगर गांधी होते देख के रोते देश की ऐसी दीन दशा, गैरों से तो मुक्त कराया अपनों में ही देश बसा। बहुत बढ़िया बात। अपनों ने बहुत बढ़िया बात। खोया ईमान, अपनों ने खोया ईमान, बेच रहे हैं हिंदुस्तान, कैसी सेठी कैसा शान, बस बिक रहा है। फिर कहता हूँ हम सब जो यहाँ मंचासीन हैं और जो हमारे दर्शक वर्ग हैं उनकी तरफ से कहता हूँ कि हम सबका है यह अरमान, बिकने न देंगे हिंदुस्तान, चाहे जितने हो कुर्बान, पर मिटने न देंगे इसकी शान। कहता हूँ मैं करके ध्यान, बिकने न देंगे हिंदुस्तान, कैसी सेठी कैसा शान। और एक आह्वान अपने साहित्यकार मित्रों की तरफ से कि आगे आओ देश बचाओ उठो भारत के इंसान, आगे आओ देश बचाओ उठो भारत के इंसान, बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, युवती हो या नौजवान, देश की गरिमा की खातिर हंसते हंसते दे देंगे जान। कहता हूं मैं करके ध्यान, बिगड़े न देंगे हिंदुस्तान। तो मक्कारों की मक्कारी से देश को अब ना जलने देंगे, वर्दी नेता अधिकारी को मनमानी ना करने देंगे, दृढ़ निश्चय से निश्चय बल से आओ बनाए भारत महान, कैसी सेठी कैसा सान, बिक रहा है। बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। दो बंद का एक गीत है, आपके स्वागत में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आज चूंकि युगल के रूप में हमारा ये सौभाग्य है कि मेरे ख्याल से कानपुर में तो ऐसा नहीं ही है कि जहाँ पे पति और पत्नी दोनों जो है कवि और कवियत्री हूँ, तो एक ही जोड़ा याद आता है। आप कुछ हैं, तो खैर मेरा संपर्क, मेरा सौभाग्य है कि उनके मुंह में जीरा है ठीक है, लेकिन हमारे लिए तो ये लोग हीरा हैं हमारे लिए जो लोग हीरा हैं, मैं उनकी तरफ से कहता हूँ, भैया की तरफ से कहता हूँ, दीदी के लिए देखिए कहता हूँ, ये उनसे शिकायत कर रही थी ना अभी, मैं कहता हूँ इनकी तरफ से, देखिए कि तुमसे बिछड़ के शायद मैं यूं ही रो पड़ूंगा, तुमसे बिछड़ के शायद मैं यूं ही रो पड़ूंगा, और तुम ही बताओ साथी तब कैसे मैं जीऊंगा। कल्पना कीजिए इस बात की कि तुमसे बिछड़ के शायद मैं यूं ही रो पड़ूंगा, और तुम ही बताओ साथी तब कैसे मैं जीऊंगा, और तुम ही बताओ साथी तब कैसे मैं जीऊंगा। और जब बात जीवन साथी की आती है तो हमारी जीवन साथी, हमारी भार्या भी याद आ जाती है। देखिए दो लाइन कहता हूँ कि तुम तो बसे रगों में, ये गीत प्रायः मनाने के काम आता है, मनौना गीत है, तो इसको ऐसे देखिए कि तुम तो कभी लोग ऐसे ही पढ़ जाते हैं कि तुम तो बसे रगों में जीवन का मूल बन के, तुम तो बसे रगों में जीवन का मूल बन के, जब हो कभी अंधेरा तुम रहना दीप्ति बन के, और जब हो कभी अंधेरा तुम रहना दीप्ति बन के। मैं तो बिना तुम्हारे पगला बना रहूंगा, तुम ही बताओ साथी तब कैसे मैं रहूंगा, तुम ही बताओ साथी तब कैसे मैं रहूंगा। और अंतिम बंद देखिए, अपनी ये छोटी बगिया कांटों में चलती फंस के, कभी लड़ाई कभी झगड़ा, यही है, यही जमीन की मनवार है। तो अपनी ये छोटी बगिया कांटों में चलती फंस के, और कड़वे हो या कैसले जीवन तुम्ही में महके। जैसे उन्होंने कहा था कि हम फेर लेते, हम इन्होंने कहा था रिवाइंड कर लेते, और मेरे पास रिवाइंड का कोई विकल्प नहीं है, मैं तो सिर्फ ऐसे कहता हूँ कि कड़वे हो या कैसले जीवन तुम्ही में महके। इस कांति में छवि की दुनिया में ही रहूंगा, तुम ही बताओ साथी
तब कैसे मैं रहूँगा, तुमसे बिछड़ के शायद मैं यूं ही रो पड़ूंगा। अब तुम ही बताओ साथी, तब कैसे मैं जीऊँगा। बहुत सुंदर है भाई। बहुत धन्यवाद। बहुत हार्दिक आभार आप लोग का, मुझे लगता है कि आशीर्वाद मिलेगा। और अब मैं जिन्हें बुलाना जा रहा हूँ, वो आज के अध्यक्ष भी हैं, आज के मुख्य अतिथि भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं। हमेशा जब भी मुझे मुख्य अतिथि की वैसे भी औपचारिक रूप से जरूरत पड़ती है तो मैं कहता हूँ भैया कहाँ हैं, बोले यही हैं। तो नॉर्मल जो सामान्य श्रोतागण है वो बाद में आते हैं, और हमारे जो मुख्य अतिथि, हमारे जो बड़े भाई वो पहले आ जाते हैं, मेरी इज्जत, मेरी हौसला अफजाई करने के लिए। तो मैं ऐसे बड़े भाई श्री अजय कुलश्रेष्ठ जी को बुलाता हूँ कि वो आए। और मैंने उनसे कहा कि भैया मैं बताना चाहता हूँ कि आपके बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ, आप मुझे अपने बारे में कुछ परिचय दीजिए। तो जगदीश श्रीवास्तव जी की वो 3 लाइनों 4 लाइनों से मुझे बताते हैं कि राजेश सुनो, इस तरीके से तुम क्यों पूछते हो। वो कहते हैं कि क्या करोगे जानकर मैं कौन हूँ। इतनी सादगी देखिए, कहते हैं कि क्या करोगे जानकर मैं कौन हूँ, सत्य शिव सुंदर नजर आए जहां, सत्य शिव सुंदर नजर आए जहां, मैं वहीं ठहरा हुआ एक मौन हूँ, क्या करोगे जानकर मैं कौन हूँ। तो आइए खुद ही देखते हैं कि वो कौन है, अजय कुलश्रेष्ठ। ब्रज इंदिरा रिसर्च फाउंडेशन सोशल रिसर्च सेंटर के इस तत्वाधान में भाई राजीव मिश्रा जी ने जो आज ये मुझे अवसर दिया, और संयोग ये दिल से बुलाते हैं, संयोग कि मैं आज कानपुर में था और मैं कैसे इनकार करता, कब भी था, सुनाने का चस्का भी रहता है। आप सभी उपस्थित श्रोताओं कवियों के चरणों में नमन। महावीरा पार्टी का एक बहुत छोटा सा सेवक हूँ। रचना यहां से प्रारंभ करता हूं जी कि छोटे तबके से हूं साहब, छोटे तबके से हूं साहब, कहने का सलीका नहीं आता। छोटे तबके से हूं साहब, कहने का सलीका नहीं आता। दर्द मचले तो बहुत, पर रोने का तरीका नहीं आता। छोटे तबके से हूं साहब, छोटे तबके से हूं साहब, कहने का सलीका नहीं आता। दर्द मचले तो बहुत, पर रोने का तरीका नहीं आता। और पगडंडियों पर रगड़े हैं पांव किस कदर, पगडंडियों पर रगड़े हैं पांव किस कदर। शहर तुझ तक आने को वो झालों की चुभन, वो दर्द भुला नहीं पाता। छोटे तबके से हूं साहब, कहने का सलीका नहीं आता। छोटे तबके से हूं साहब, कहने का सलीका नहीं आता। दर्द मचले तो बहुत, पर होने का तरीका नहीं आता। एक दो मुद्दा लेता हूं कि कहां से पाएगा ठंडक शहर की छांव, कहां से पाएगा ठंडक शहर की छांव में। कभी सोचा नहीं बूढ़ा बाप कैसा है गांव में। कहां से पाएगा ठंडक, कहां से पाएगा ठंडक शहर की छांव में। कभी सोचा नहीं बूढ़ा बाप कैसा है गांव में। और उसने देखे नहीं तेरे लिए छाले पांव में, उसने देखे नहीं तेरे लिए छाले पांव में। आज अजनबी से बदतर है वो अपनी ही ठाव में। आज अजनबी से बदतर अपनी ठाव में। कहां से पाएगा ठंडक शहर की छांव में। एक दो और पेश करता हूं कि लटक गई वह अभागन आजिज़ तानों से, लटक गई वह अभागन आजिज़ तानों से। आ रात भर दुध मुहा उसके पैरों में रोता। लटक गई वह अभागन आजिज़ तानों से। आ रात भर दुध मुहा पैरों में उसके रोता रहा। और एक टुकड़ा शायद उसकी कुछ भूख दे बेटा। एक टुकड़ा शायद उसकी कुछ भूख दे बेटा।
सर्द हवा के बीच पिल्ला रात भर तकता रहा, सर्द हवा के बीच पिल्ला रात भर तकता रहा, एक टुकड़ा शायद उसकी कुछ भूख दे मिटा, सर्द हवा के बीच पिल्ला रात भर तकता रहा। कि मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि मैं जब चौथी पांचवी क्लास में था, पिताजी के साथ कवि सम्मेलन सुनने जाता था, तो रंग जी को मैंने सुना था स्टार्टिंग में, और वो जो ब्रेन पे मेरे पे जो बन गई स्क्रिप्ट जिसे कहते हैं, ब्रेन प्रिंटिंग जो हो गई, वो रंग जी का असर मेरे ऊपर बहुत चढ़ता है। और मेरे लिए तो वो स्वर्ग में बैठे हैं, मुझे वो आशीर्वाद मिलता रहता है। कई लोगों ने टोका कि आप पीड़ा ये दर्द क्यों लिखते रहते हैं, लेकिन वो मेरा बचपन से उस तरह से ब्रेन में इस तरह से हो गया इनबिल्ट कि वो रंग जी का असर मेरे ऊपर था। उनका नाम लेना मैं आज बड़ा जरूरी समझ रहा हूँ, तो मैं उनके नाम मतलब चरणों की धूल मिलके यहाँ तक आ गया, और ये सब आप लोगों का प्यार। और चूंकि आदरणीय शास्त्री जी वहां पे आपने सारे हिस्ट्री में विमर्श हुआ, काफी चीजें आई बेटी बहन के रूप में, लेकिन अभी तक वो चीज नहीं हो पाई जैसे होना चाहिए। जैसे हम लोग जो कविता लिखने चाहते हैं, शायद मैं तो आज तक कोई ऐसी कविता नहीं लिख पाया जिसे मैं अभी कह दूं कि मेरी कविता हो गई, शायद सभी के साथ ऐसी नारी संसार में, चाहे जो वो बेटी है, बहन है, माँ है, पत्नी है, जिस रूप में भी है, शायद उसे वो स्थान अभी नहीं। और ये कवियों की जो लेखनी सतत प्रयत्नशील है, हम चाहेंगे कि देवी के रूप में जब हम उसे स्थापित कर पाए तो ये अच्छा होगा। यहीं से मैं बात शुरू करता हूँ कि वह जलते चूल्हे की लकड़ी थी, बदसूरत समझकर ठुकरा दी। वह जलते चूल्हे की लकड़ी थी, बदसूरत समझकर ठुकरा दी। औरत का इसमें दोष था क्या, किसी बच्चे की वह जलते चूल्हे की लकड़ी, वह जलते चूल्हे की लकड़ी थी, बदसूरत समझकर ठुकरा दी। औरत का इसमें दोष था क्या, किसी बच्चे की वह ममकी थी। उम्र थी उसकी छोटेपन की, बाबुल की दुलारी बिटिया थी। उम्र थी उसकी छोटेपन की, बाबुल की दुलारी बिटिया थी। ब्याह के आई उस घर से, ससुराल में वही बहुरिया थी। बच्चों ने अम्मा कह करके एक नया रूप दिया उसको, घर आंगन भी सिमट कर न जाने कब स्वर्ग से क्या बात है, घर आंगन भी सिमट कर न जाने कब स्वर्ग से धार गई। उस नारी के लिए समर्पित करता हूँ। ना बुज़दिल थी ना कायद थी, ना बुज़दिल थी ना कायद थी, ना ही कोई रणबांकुर थी। घुटकर मर गई पहचान बिना वो हिंद में जन्मी नारी थी। घुटकर मर गई पहचान बिना वो हिंद में जन्मी नारी थी। इसी क्रम में एक रचना और आप उम्मा है, शीर्षक है पिता मेरी दासी। नारी की वेदना पे कोशिश की है लिखने की। आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा कि बिसरे मन की शबरी में, बिसरे मन की शबरी हूं मैं, पीड़ा मेरी दासी। बिसरे मन की शबरी हूं मैं, पीड़ा मेरी दासी। सखियों का सानिध्य अजाना, बस ताक रही बनवासी। सखियों का सानिध्य अजाना, बस ताक रही बनवासी। और कब कब नहीं मैं छली गई हूं, कब कब मैं नहीं छली गई हूं, कब कब हुआ न निष्कासन। पत्थर जस में मूरत अब भी, शिलाखंड श्वासों की। और कितने आंधी तूफानों सह, कितने आंधी तूफानों सह, आस लगाए बैठी। शायद छूले आकर कोई अनजाना बनवासी, शायद आकर छूले कोई अनजाना बनवासी। बिसरे मन की शबरी हूं मैं, पीड़ा मेरी दासी। कब नहीं रोका, कब नहीं रोका मंदोदरी बन रावण जैसा अभिमानी। नारी का हमेशा चित्र, नारी पॉजिटिव सकारात्मक मैंने कोशिश की लिखने की प्रयास किया है कि कब नहीं रोका मंदोदरी बन रावण जैसा अभिमानी। और कब कुनवा नहीं जोड़े रहती भानुमति अभागन, कब कुनवा नहीं जोड़े रहती भानुमति अभागन। और सती सुलोचना निरपराध, सती सुलोचना निरपराध, मेघनाथ अर्धांगिनी। और तंदूरों में छत विक्षित कर आज जला दी फिर से। और तंदूरों में छत विक्षित कर आज जला दी फिर से। मेरे हक में रहा मुंह सदा न्याय सन्यासी। और बिसरे मन की शबरी हूं मैं, पीड़ा में
कि चिड़िया सी चहकी जब भी, चिड़िया सी चहकी जब भी, उड़ चले झुंड बाजों के, और सांपों संग चर्चा कर बांटे प्रमाण मेरे चरित्र। चिड़िया सी चहकी जब भी, उड़ चले झुंड बाजों के, और सांपों संग चर्चा कर बांटे प्रमाण मेरे चरित्र के, और त्रिया व्याख्या करें आज मगर मक्ष पाखंडी, और अपने घर की वासी रहकर सदा रही प्रवासी, अपने घर की वासी रहकर सदा रही प्रवासी, बिसरे मन की शबरी हूं मैं, पीड़ा मेरी दासी। ये मैं जबरदस्ती थोड़ा सा कर रहा हूँ, मुझे इसलिए याद है कि श्रवण में उल्टे फेरे वाली बात की, तो मैं मुझे उल्टे फेरे में चला गया। विवाह से पहले की मेरी गजल है, आदरणीय क्षमा मांगूंगा, ये मेरी तक भी जाना आपको साथ उससे पहले की गजल है। उसके बाद फिर आज श्रवण के साथ आए होते बहुरानी के, तो ये भी नहीं कह सकते। उस समय की गजल है, राजी में चुना, कोई कविता नई पुरानी नहीं होती, मैं उसी में कि सपनों में तुम मेरे आए और हकीकत बने कहीं। क्या सपनों को कब पढ़ पाता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि सपनों में तुम मेरे आए और हकीकत बने कहीं, बीच बजरिया लुटे हैं फिर भी आस लगाए खड़े कहीं, सपनों में तुम मेरे आए और हकीकत बने कहीं, जो कि मन में रह गई बात कभी ना बनी कहीं, जो कि मन में रह गई बात कभी ना बनी कहीं, प्यास रह गए पानी में भी, प्यास रह गए पानी में भी, तसनगी ही बनी रही, सपनों में तुम मेरे आए और हकीकत बनी रही, और चलता रहा रात दिन फिर भी जिंदा हूँ तुम मिलो कहीं, चलता रहा रात दिन फिर भी जिंदा हूँ तुम मिलो कहीं, बस में अगर कुछ मेरे होती, बस में अगर कुछ मेरे होती, क्यों तुम जाते और कहीं, तुम मेरे आए और हकीकत बने कहीं, और तड़प के रह गए बीच डगर में, सुन लो तुम हो अगर कहीं, तड़प के रह गए बीच डगर में, सुन लो तुम हो अगर कहीं, और जख्म कभी ना भरेंगे फिर भी, जख्म कभी ना भरेंगे फिर भी, बात कोई है खास नहीं, और इस दुनिया में मिले नहीं तो उस दुनिया में मिलो कहीं, सपनों में तुम मेरे आए और हकीकत बने कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया पुनः राजीव भैया, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, आप सभी को पुनः नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया रचना आदरणीय। दर्द मचले तो बहुत, पर रोने का सलीका नहीं आता। और उसके बाद जो आपने कहा कि बस में तुम जो मेरे होती, जाते क्यों फिर और कहीं, तो इस पे हमको भाई ये श्रवण जी की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत नजर आती है। DGQA से आपने कई बार क्या होता है कि दूध को फाड़ने के लिए जो है वो दही जो फाटन का इस्तेमाल किया जाता है, तो इन्होंने भी जो है वो आप लोगों की बहुत सारी बातें निकालने के लिए पहले ही एक ऐसी चीज डाल दी, बोले हम एक चीज डाल दे रहे, अब तुम लोग अपनी अपनी कहो। इसलिए इन्होंने रिवर्स रिवाइंड करने का एक ऐसा मारा कि आपने जो है सब तक खो दिया कि बस में तुम जो मेरे होती, जाते क्यों भी और कहीं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है हल्के में मत लीजिएगा, इसको हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी तो बहुत ही अच्छी रचना, मैं आदरणीय को अक्सर सुना करता हूँ। हाँ, खोज का विषय है, और श्रवण जी को स्पेशल धन्यवाद देने का विषय है। देखिए जो है इन्होंने, अच्छा वो आग सारी लगाई हुई है ये शास्त्री जी, क्योंकि इन्होंने पहले ही कह के रखा था कि तू बैठ के बैठो, तो ये सब उसी क्रम में है। आज देख लीजिए ये बात जो है। खैर बहुत बढ़िया आज की गोष्ठी, बहुत बढ़िया रचनाएं, एक से एक रचनाएं। कुछ अगर किसी को नंबर देने की बात हो तो मैं नहीं सोचता कि कोई किसी को नंबर दे सकता है।
सब समान थे। तो मैं आज की इस गोष्ठी में आप लोगों ने बहुत अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अपने दर्शकों से भी कहता हूँ कि यदि आपको कोई रचनाकार विशेष लगा हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उन्हें आपके लिए फिर से बुलाएंगे। और यदि आपके भीतर भी, आपके घर में, आपके बीच में, आपके बच्चों में कोई रचनाकार छुपा हुआ है, कहीं से कोई तुकबंदी बन रही हो, तो उसे ब्रज इंदिरा अभिव्यक्ति मंच के समक्ष प्रस्तुत कीजिए। हम उन्हें एक नया मंच देंगे उड़ने के लिए, क्योंकि एक तुकबंदी है और बाद में वही कविता है, वही महाकाव्य बनेगा। और एक बात और कहता हूं कि आज शास्त्री जी हैं, अशोक जी हैं, अजीब जी हैं, मुख्य अतिथि जी हैं, रश्मि जी हैं, स्वर्ण जी हैं। ऐसा लग रहा था कि सबकी ये दो तो बहुत कम है, अभी बहुत सुनना है, दसियों सुनना है, आधे घंटे और 1 घंटे का एकल काव्य होना चाहिए। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हम सिटी सिग्नेचर नामक एक कार्यक्रम लेकर आते हैं हर सप्ताह, जिसमें हम आपके भीतर जो भी प्रतिभा छुपी हुई है, कविता का है, गीतकार है, कोई अभिनय है, कुछ और सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, तो उस सिटी सिग्नेचर कार्यक्रम में हमसे साक्षात्कार के लिए हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं। आप आए और एक अनवर, एक जो आपका पूरा जीवनचर्या है, हम उसको अपने दर्शकों के समक्ष रखना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजीव मिश्रा आपसे अगली गोष्ठी तक के लिए विदा लेता हूं। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.